मेरी वाइफ मुझ पर गुस्सा करते हुए कहती है कि हर महीने 2 मिलियन के अलावा तुम मुझे देते ही क्या हो। मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए जो 200 मिलियन की है। तो वो फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे मारने का प्लान बना लेती है। मैं एक खाई के दहाने पर लटका हुआ था और वो अपने बॉयफ्रेंड की बगल में खड़ी थी और हंसते हुए मुझे यही कहती है, मेरे मरने के बाद 200 मिलियन की प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। मैंने तो उसके नाम कुछ नहीं करवाया लेकिन वो ये सब कुछ हासिल कर ही लेगी और फिर अपने पाँव की मदद से मुझे उस खाई में धकेल देती है और दोबारा से मेरा रिबर्थ हुआ था। और इस बार मैं उसकी असलियत के बारे में जानता था तो मैं भी डिसाइड कर लेता हूँ कि अपनी वाइफ को फुट्टी कौड़ी तक नहीं दूंगा। मैं फिर अपनी वाइफ के पास जाता हूँ और उसे ये कहता हूँ कि हमारे पास 3 विलास हैं, गाड़ियाँ भी हैं और कुछ सेविंग्स भी पड़ी हुई है। सभी मिलाकर तो वो 200 मिलियन की मैरिटल प्रॉपर्टी बन जाएगी। और मैं उसे कहता हूँ कि ये जो कुछ भी है ना डिवोर्स के बाद, ये इसमें से कुछ भी तुम्हें नहीं मिलने वाला, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। मैं भी जल्दी से उन पेपर्स पर साइन कर लेता हूँ और वो भी जल्दी से उन पेपर्स पर साइन कर लेती है और मुझे यही कहती है कि तुम्हें लगा था कि मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए तुमसे शादी की थी, मुझे तो अपना असली प्यार चाहिए। और वो मुझे यही कहती है कि मैं तो तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं गुजारना चाहती थी। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी कितनी घुटन भरी थी। हाँ, तुम्हारे साथ रहने में मैंने एक लग्जरी लाइफ जी, लेकिन उस सब से मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने पैसों का लालच देकर मुझे यहाँ पर बांधे रखा, ट्रैप किए रखा, लेकिन अब मैं इन सब से आज़ाद हो गई हूँ। अब मैं जाकर अपने असली प्यार के साथ रहूंगी। अब मैं उस बंदे के साथ रहूंगी जिससे मैं सच्चा प्यार करती हूँ। तो ये सुनते ही मैं भी फिर मुस्कुराता हूँ और अपनी वाइफ को यही कहता हूँ कि वो तुम उस पुअर स्टूडेंट की बात कर रही हो। तुम्हें तो पता नहीं है कि वो कितना गरीब है। उसकी फैमिली महीने का सिर्फ 200 युआन कमाती है और वो जो पढ़ाई कर रहा है उसको भी मैंने स्पॉन्सर किया है। मैं भी अब देखना चाहूँगा कि आखिर तुम मुझसे कितने दिनों तक टिक पाती हो और अपने प्यार के साथ रह पाती हो। और जब मैं उसकी स्पॉन्सरिंग को बंद कर दूंगा तो इसी के साथ ही फिर हम दोनों मैरिज ब्यूरो से बाहर आ जाते हैं जहाँ एक दूसरे को डिवोर्स दिया था। तो मेरे पास जो डिवोर्स के पेपर्स थे मैं उन्हें बास्केट में फेंक देता हूँ। मेरी एक्स वाइफ का बॉयफ्रेंड भी आ खड़ा था। एक सुंदर सी गाड़ी थी, हाथ में फूल थे और मेरी एक्स वाइफ का ही वेट कर रहा था। मेरी एक्स वाइफ भी उसे देखते साथ ही जल्दी से जाकर हग कर लेती है। वो भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है और मुझे यही कहता है, जियांग पिछले 10 सालों से तुमने मुझे स्पॉन्सर किया, हर महीने 10,000 युआन देते थे। तुम्हारी ये सारी मेहरबानी की वजह से मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। वैसे भी इस लड़की को चूज करना था कि वो तुम्हारे साथ रहे या मेरे साथ, और उसने मुझे चूज किया। अब जैसा कि तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो ये मेरे साथ रहेगी और तुम अपने पैसों का इस्तेमाल करके तिंग शुई को थ्रेट नहीं करोगे। तो तिंगशी भी मुझे फिर यही कहती है कि जियांग अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो उम्मीद है कि अब हमारी दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। अब तुम मुझे कभी भी बोथर करने की कोशिश मत करना। उसके एक्सप्रेशन अब सीरियस हो जाते हैं और मुझे यही कहती है कि मैं अब तुम्हारा दोबारा चेहरा नहीं देखना चाहती, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे फेस को देखती हूँ तो मुझे वो दिन याद आ जाता है जब तुम पैसों से मुझे थ्रेट किया करते हो। मुझे ये सब कुछ डिस्गस्टिंग फील होता है। मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैंने तुम्हारे पैसे खर्च किए और पैसों के लिए मैंने अपनी सोल को तुम्हें बेच दिया। तो इस पर मैं उसे कहता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब से हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही वो खुश हो जाती है और उसे साथ ले जाते हुए कहती है, बस अपने प्रॉमिस को याद रखना। फिर वो जी के साथ वहाँ से चली गई थी। तो तभी फिर मैं उसे कहता हूँ, 1 मिनट ज़रा रुको। तो वो मुझे देखते साथ ही कहती है कि तुमने तो अभी कहा था कि हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, तो अभी से मेरी याद आ गई क्या? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे बॉदर नहीं करोगे, तो फिर ये सब क्या है? तो मैं उसे ये कहता हूँ कि जिस गाड़ी में तुम बैठने चाह रही हो ना, वो गाड़ी भी मेरी ही है, तो तुम उसकी चाबी मुझे वापस कर दो। क्योंकि हमारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, तो तुम मेरी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ऊपर से तुमने ये जो एलवी सूट पहना है, ये लिमिटेड एडिशन था, तो ये भी तुम्हें मुझे वापस करना होगा। और ये जो तुम्हारे हाथ में क्रोकोडाइल स्किन का बैग है 5 लाख युआन का, तुम्हें वो भी मुझे वापस करना है। तुम्हें मेरी सारी चीज़ें लौटाना होंगी। तो तभी वो मुझे कहती है कि ये गाड़ी तो अब मेरी है, मैं और जी कभी भी टैक्सी का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं उसे बताता हूँ कि जब तुम मेरे साथ थी तो तब इन गाड़ियों का इस्तेमाल करती थी, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हें ये चीज़ें मुझे वापस करनी है। तुम अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जा सकती, यही डिवोर्स एग्रीमेंट में लिखा हुआ था जिस पर तुमने अभी अभी साइन की है। तुम्हें अब जल्दी से मुझे गाड़ी की चाबी वापस करना होगी, वरना मैं यहीं पुलिस को बुला लूंगा। इससे तो इतने उसे गुस्सा आया था कि वो चाबी मेरी तरफ ही फेंक देती है। मैं उस चाबी को कैच कर लेता हूँ। तो वो गुस्से से यही कहती है कि बस एक फरारी के लिए तुम ये सब कुछ कह रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती? मैं आज दोपहर को जाकर ही एक खरीद लूंगी और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
जी भी उसी के पीछे खड़ा था, तो वो भी फिर मेरा मज़ाक उड़ाते हुए कहता है, जियांग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। भला इस गाड़ी की कीमत क्या ही होगी, 10 मिलियन की होगी और तुम कह रही हो कि मैं इसे वापस कर दूँ? तुम्हारी कोई इज़्ज़त भी है क्या? तुम ऊपर से अमीर हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम बहुत बड़े कंजूस हो। ज़रा अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारा चेहरा कितना अगली है। तो उसकी ये बात सुनते साथ ही मैं भी फिर हँस पड़ता हूँ और उससे कहता हूँ, ओहो अमीर शहज़ादे, तुम्हें लगता है कि इस 10 मिलियन की औकात तुम्हारी नज़रों में कोई नहीं है? तुम अभी 10 मिलियन मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो मैं ये गाड़ी तुम्हें दे दूँगा। तिंगशी को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए थोड़ा-सा रहम था ना, वो भी अब ख़त्म हो गया है। फिर वो दोनों टैक्सी बुलाते हैं और टैक्सी में वहाँ से चले गए थे। और उसके जाने के बाद ही मैं अपना फ़ोन निकालता हूँ, किसी को कॉल मिलाता हूँ और उन्हें बता देता हूँ कि तिंगशी और मेरा अब डिवोर्स हो चुका है, तो उसके जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, उन सभी को रिमूव कर दो और पब्लिक में ये सब कुछ फैला दो कि मेरी शादी के वक़्त उसने मेरे से चीटिंग की और हमारी डिवोर्स की भी न्यूज़ हर जगह फैला दो और मैंने उसकी फैमिली के लिए जितने भी फंड्स रखे हैं, उन सभी फंड्स को ब्लॉक कर दो। उसके फादर के मेडिकल और उसके नर्सिंग होम के एक्सपेंसेस वो सब भी ख़त्म कर दो। तो तभी दूसरी साइड से आवाज़ आती है कि मैं जानता हूँ कि आपने उसे डिवोर्स दे दिया है, लेकिन क्या ये सब कुछ करना ठीक रहेगा? क्या आपके बाकी के बिज़नेस पार्टनर्स भी इस सब में आपको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि इससे तुम्हारी एक्स की इमेज ख़राब हो जाए। इसके बारे में तुम 2 दफ़ा सोच लो। तो उसकी ये बात सुनते साथ ही मैं उसे कहता हूँ कि अगर उसे अपनी इमेज की इतनी ही परवाह होती, तो वो कभी भी मुझे चीट ना करती। और वैसे भी मुझे अपनी इमेज की परवाह करनी चाहिए, ना कि उसकी इमेज की। और मैंने जो तुमसे अभी कहा है तुम बस वही करो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो किस हद तक जा सकती है। और इसी के साथ ही मैं फिर गाड़ी में बैठ जाता हूँ और उसे कहता हूँ कि शैनतिंग शुई के साथ जो भी चीज़ें रिलेट करती हैं उन सभी को बेच दो। जो थ्री विलास हैं उन्हें भी बेच दो। जो उसके पास गाड़ी है उसे भी बेच दो, क्योंकि मुझे अब कैश की बहुत ज़रूरत है। फिर मेरी सेक्रेटरी ने उन तीनों विलास को बेचने के लिए लगा दिया था कि उसे खरीदने के लिए पार्टी भी तैयार हो गई थी। उन 3 विलास को बेचने के बाद मेरे पास 90 मिलियन आ गए थे और इसके साथ तिंग शोई के पास जो लग्ज़री बैग्स थे, कपड़े थे, ज्वेलरी थी और इस किस्म के जितने भी महँगे आइटम थे वो भी बेच दिए गए और उसके बदले में 70 मिलियन मिले। और ये सब कुछ कहने के बाद मेरी सेक्रेटरी मुझे ये कहती हैं कि क्या आप वाक़ई सच में उन तीनों विलास को बेचना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप उसे थोड़ी देर और होल्ड करके रखते हैं तो शायद हमें उसकी अच्छी प्राइस मिल जाए। अगर आप चाहें तो मैं उनकी रेनोवेशन भी करवाती रहूँगी, किसी को भी नहीं पता चलेगा कि वो विलास ओल्ड हैं। तो मैं अपनी सेक्रेटरी को कहता हूँ कि नहीं, मैंने जो कहा है बस वही करो, उन विलास को बेच दो। वैसे भी उस जगह के प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर रही। स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगाएँगे तो ज़्यादा कमा पाएँगे। मैंने पास्ट लाइफ में तिंग शुई को हर वो खुशी देने की कोशिश की जितना मैं कर सकता था, लेकिन अब मैंने उसे डिवोर्स दे दिया है। मुझे उसकी असलियत के बारे में पता चल चुका है, तो अब मेरा मूड भी ठीक रह रहा है। फिर मैं उसे अपनी कंपनी की वैल्यू के बारे में पूछता हूँ। मेरी सेक्रेटरी बताती है कि 100 मिलियन ही वैल्यूएशन होगी कंपनी की। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा दोबारा रिबर्थ हुआ है, तो मैं नॉलेज का इस्तेमाल करके अपनी कंपनी को टॉप कंपनीज़ में लेकर जा सकता हूँ। मैं फिर अपनी सेक्रेटरी को कहता हूँ कि हमारी कंपनी के पास जितने भी फंड्स हैं वो भी तुम मुझे ला कर दे दो। तो सेक्रेटरी ये सुनते ही हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या? आपको पता है ना कि ये हमारी कंपनी के सारे फंड्स हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो इससे हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है। तो मैं उससे कहता हूँ कि तुम टेंशन मत लो, जैसा मैंने तुमसे कहा बस वैसा ही करो। ये सारे शेयर्स मुझे दे दो और इस कंपनी को अगर कुछ हो भी जाए तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मैं ही लूँगा। मैं ये बात जानता था कि इस साल शेयर्स की प्राइस पीक पर जाने वाली है और मैं अपनी रिबर्थ का फ़ायदा उठाऊँगा। मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं पड़ा हुआ, लेकिन अगर मैं शेयर्स लेता हूँ वो जिनकी प्राइस ऊपर जाने वाली है, तो इससे मैं जल्दी अमीर हो जाऊँगा। मैं तो ये सब कुछ सोचते ही बहुत अच्छा फ़ील कर रहा था। और जैसा कि एक नॉवल में रिबर्थ होता है, वो अपनी लाइफ़ को सही ट्रैक पर लेकर आता है, मैं भी ऐसा ही करूँगा। तभी मुझे किसी की कॉल आती है और मैं उसे बता देता हूँ कि अब मेरा और मेरी वाइफ़ का डिवोर्स हो चुका है। तो दूसरी साइड वाला बंदा कहता है, हाँ, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। मेरी वाइफ़ उसके पास जॉब के लिए गई थी। वो अपने आप की शेखी बिखेरती है कि वो एक टॉप डिज़ाइनर है और वो उस बंदे को ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जॉब करने के लिए तैयार हूँ और मुझे साल के 30 मिलियन चाहिए होंगे, उससे ना एक पैनी कम ना ज़्यादा। और तुम्हारे पास इस डील को फाइनल करने के लिए सिर्फ 2 मिनट्स हैं। तभी वो बंदा उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि सिक्योरिटी वाले कहाँ हो? इस पागल को यहाँ से ले जाओ। तो तेंग शुई को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुमने किससे पागल कहा? तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो? जियांग फैमिली तुम्हें बर्बाद कर देगी। अब मैं जैसे यहाँ से बाहर जाऊंगी तुम्हारा खेल खत्म। तुम मेरे से दोबारा से बैक करोगे, तुम कहोगे कि मैं जॉब पर आ जाऊं, लेकिन मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। कि तभी फिर मेरी सेक्रेटरी मेरे पास फ़ोन लेकर आती है। वो मेरी एक्स की कॉल थी।
तो मैं जैसे कॉल अटेंड करता हूँ तो वो मुझे यही कहती है कि यहाँ पर मुझे बुली किया जा रहा है, तुम जल्दी से उस ऑफिस के बॉस को कॉल करो और उसे सही मदद सिखाओ। मैंने उसे अपना डिज़ाइन बेचने की कोशिश की, उसके बदले में 30 मिलियन डिमांड किए, लेकिन उसने मुझे प्रोजेक्ट देने से मना कर दिया। मैं चाहती हूँ कि अभी सबके लिए प्रेसिडेंट वैंग 2 मिनट के अंदर-अंदर मेरे से माफ़ी माँगे। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूँगी। तो मैं फिर आगे से उसे कहता हूँ, तुम भूल गई हो क्या? हमारा डिवोर्स हो चुका है। तुमने तो मुझे कहा था कि डिवोर्स के बाद हम एक-दूसरे को नहीं मिलेंगे, तो अब मुझे क्यों कॉल कर रही हो? तो वो फिर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहती है कि मुझे किसी ने बुली किया, तो इसके लिए तुम्हें बुरा फ़ील नहीं हो रहा? लगता है कि इसके पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। तुम ही सब के लिए मुझे फ़ोर्स कर रहे हो कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। लेकिन ना मुन्ना ना, मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली। अगर तुमने अपनी सारी जमा पूँजी भी मुझे दी ना कि मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाऊँ, फिर भी मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे भी उसकी ये बात सुनते साथ ही गुस्सा आ गया था और मैं उससे कहता हूँ कि हमारे बीच अब कुछ भी लेना-देना नहीं है। मैं तुमसे ये बार-बार कह रहा हूँ, अब मुझे दोबारा कभी कॉल मत करना। तो उसकी कॉल काटने के बाद मैं मिस्टर गू को कॉल करता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे 30 मिलियन चाहिए, क्या तुम वो मुझे दोगे? तो मिस्टर गू मुझे कहते हैं कि मैं उसके ऑफ़िस में आ जाऊँ, तो वो इसके बारे में डिस्कस कर सकता है। तो इससे मुझे बहुत खुशी हुई थी। फिर वो एक गू के बारे में बताता है कि गू पानी में डूबने वाली थी, मैंने उसे बचाया। तो उस बचाने के बदले में उसने मुझे 90 मिलियन दिए थे। और जब मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ तो देखता हूँ कि उसने एक नेकलेस भी पहना हुआ था और उसे ऑक्शन में बेचा गया था। उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी और उसने मुझे जो ड्रिंक पिलाई थी वो भी बहुत महँगी थी। मैं फिर चाय पीते हुए उसके साथ डिस्कस करते हुए कहता हूँ कि आपसे मिलने के लिए आया हूँ, तो मुझे 300 मिलियन दोगी क्या? तो वो मुझे 300 मिलियन की बजाय 500 मिलियन देने के लिए तैयार हो गई थी। और वो मुझे यही कहती है कि उसके बदले में तुम्हें मुझे इन्फॉर्मेशन देना होगी। अगर वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होगी तो तभी मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर पाऊँगी, वरना भूल जाओ। तो उसकी ये बात सुनते साथ ही मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ और कहता हूँ कि ये लड़की तो बहुत रुथलेस है। और मैं उससे कहता हूँ कि हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर उससे पूछता हूँ कि तुम्हारी कंपनी के फंड्स में कितने पैसे पड़े हैं? वहाँ की खड़ी हुई सेक्रेटरी बताती है कि 6 बिलियन। मैं उसे कहता हूँ कि तुम इस 6 बिलियन को स्टॉक्स में लगा दो जो मैं तुम्हें बताऊँगा, और वो तुम्हारे 6 बिलियन 3 मंथ्स में 10 गुना बढ़ जाएँगे। तो गू ये सुनते साथ ही मुझे जल्दी से 500 मिलियन दे देती है और कहती है कि फ्यूचर में ही हम ऐसे ही कोऑपरेट करें। अब हमारे दोनों के दरमियान में डील हो चुकी थी और इससे मैं बहुत खुश था। और मैं फिर बाहर आते साथ ही मन ही मन में कहता हूँ कि अब इस लाइफ में मेरी जो हैसियत है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में होनी चाहिए। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आ जाएँगे तो मैं भी अमीर पैसों वाली लड़की के साथ शादी करूँगा। जबकि दूसरी तरफ तेंग शुई अब एक आम सी शॉप पर नूडल खा रही थी। उसने कभी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं सोचा था कि एक आम सी शॉप में जाकर वो खाना खाएगी। तभी एक बंदा उसके लिए नूडल्स लेकर आ रहा था, तो जल्दबाजी में वो नूडल्स उसके ऊपर गिर जाते हैं और इससे उसके कपड़े खराब हो गए थे। वो तो विला में जाकर आराम से रहना चाहती थी, महँगा खाना खाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ तो बेच दिया गया था। ज़ी भी अब बहुत गुस्से में था और वो भी यही कहता है कि इस महीने के 10,000 युआन उसे मिलने वाले थे, वो भी उससे छीन लिए गए। और वो फिर अपनी जीएफ को कहता है कि अगर तुम मुझे 5 लाख युआन दे दो, तो इससे मैं पेरेंट्स के लिए घर खरीद सकता हूँ। मुझे भी कुछ और काम खैरा करने हैं, मैं अपने सारे काम निपटा लूँगा। तो ये सुनते ही तेंगशुई उससे कहती है कि क्या 5 लाख युआन? लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 1 लाख युआन बाकी बचे हुए हैं। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। तो ज़ी मुझे कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो तुम मुझे वो कार्ड दे दो ना। तो जिस पर तेंगशुई उसे बताती है कि वो कार्ड तो जियांग का था और तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं जियांग की चीज़ों का यूज़ करूं? तो तभी ज़ी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम मुझे बस पैसे ला कर दो। मुझे अब उनसे किए हुए प्रॉमिस को पूरा करना है, और वैसे भी अगर तुम उसका कार्ड यूज़ कर लो तो वो तुम्हारा क्या ही बिगाड़ देगा। ये सुनते ही तेंगशुई खुश हो गई थी और वो जल्दी से अपने बैग में से एक ब्लैक कार्ड बाहर निकालती है और कहती है कि हाँ, थोड़े से पैसे खर्च करने में क्या ही हर्ज है। वो फिर अपना कार्ड निकाल कर ज़ी को दे देती है, तो ज़ी भी उस कार्ड को पाकर खुश हो गया था। तभी फिर वो उसके में पैसे चेक करने लगता है, तो मालूम होता है कि वो कार्ड तो ब्लॉक हो चुका है। तभी वो और कार्ड की डिमांड करता है, तो तिंगशुई उसे एक और कार्ड निकाल कर देती है। तो वो उसे भी चेक करता है, तो वो भी खाली था। तो ये सब कुछ देखते हुए तिंगशुई को भी गुस्सा आ गया था और वो यही कहती है कि जियांग, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया। वो जियांग को कॉल मिलाती है, लेकिन उस वक्त उसे पता चलता है कि जियांग ने तो उसे ब्लॉक कर दिया है। तो तभी फिर उसे उसके डैड की कॉल आती है, जो उस पर गुस्सा करते हुए यही कहते हैं कि तुमने आखिर जियांग के साथ क्या किया? मेरे जो नर्सिंग होम के एक्सपेंसेस थे वो भी रोक दिए गए हैं। मेरे जो बिल्स थे वो भी रोक दिए गए हैं। अब मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया है। मैं तुम्हारे 3 विलास में गया था जो जियांग ने तुम्हें दिए थे, तो उधर से भी मुझे बाहर निकाल दिया गया। मुझे बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है? तुमने जियांग को ऑफेंड किया है क्या?
तुम्हारे भाई ने गैमलिंग में 50 मिलियन लूज़ किए थे, तो वो भी हमें पे करने हैं। तो ये सब कुछ सुनते साथ ही तेंग शुई को बहुत गुस्सा आया था और वो गुस्से से ये कहती है कि जियांग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मुझे इस तरह हर्ट कर रहा है। अब तो मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। और अब 3 महीने के बाद ही गू के एसेट भी 10 गुना बढ़ जाते हैं। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। मैंने उन्हें स्टॉक्स में पैसे खर्च करने का कहा था और उसके एसेट तो इतने बड़े ही थे, मेरे भी एसेट्स इतने ही बढ़ जाते हैं। अब इसकी वजह से मैं अपना एक फ्यूचर एम्पायर खड़ा करूँगा। मुझे फ्यूचर एम्पायर खड़ा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जल्दी से फिर फंड्स का इस्तेमाल करके एक बिल्डिंग को खरीद लेता हूँ और फिर इसी के साथ ही कुछ पैसे मैंने शॉर्ट वीडियोस में लगा दिए थे। कुछ पैसे मैंने नॉवल रीडिंग ऐप्स में लगाए थे। मैंने उन सभी प्रोजेक्ट में पैसे लगाए जिनसे मैं जल्दी अमीर होने वाला था। और जो पैसे मैंने स्टॉक्स में लगाए थे तो वो भी दिन ब दिन बढ़ते गए। वक्त के साथ साथ मैं और भी ज़्यादा अमीर होता गया और 2 ही सालों में मेरे एसेट्स 100 बिलियन क्रॉस कर गए। और इसकी वजह से मैं अपने जियांग ग्रुप को एलीट ग्रुप में चेंज कर पाया। मैंने अपनी गाड़ी को भी बेच दिया था। मैं इन सभी को कैपिटल में चेंज करना चाहता था। मेरे पास अब बहुत पैसे आ चुके थे, तो मैं इन पैसों का यूज़ करके एक लग्जरी से इलाके में अपने लिए विला खरीद लेता हूँ। गू भी मेरी नेबर थी। वो मुझे मिलकर बहुत खुश थी। मैं भी उसे देखकर खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ कि आज तो बहुत खुश दिखाई दे रही हो। तो गू ये सुनते साथ ही कहती है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अब मेरे नेबर बन चुके हो। वो फिर एक पेंटिंग मुझे देती है और कहती है कि ये मेरी फेवरेट पेंटिंग है और गिफ्ट के तौर पर मैं ये तुम्हें देना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही फिर वो मुझसे कुकिंग के बारे में पूछती है, तो मैं उसे बताता हूँ कि हाँ, कुकिंग मैं खुद ही करता हूँ। आज मैंने बहुत से खाने बनाए हैं। और इसी के साथ ही मैं फिर गू के साथ वक्त गुजारता था। मेरी नेट वर्थ भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और मैं अब एक अमीर लड़की के साथ शादी करना चाहता था। अब वो हर रात डिनर करने के लिए मेरे घर में आ जाया करती थी। मैं उसके लिए खाने बनाया करता था। हम दोनों वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा क्लोज होते गए। मेरी ज़िंदगी में अब पैसा आ चुका था, प्यार आ चुका था, तो इसलिए तेंग शुई की अब मुझे कोई परवाह नहीं रही थी। एक दिन फिर मेरी सेक्रेटरी मेरे पास आती है और कहती है कि तेंग शुई ने मेरे लिए एक मैसेज छोड़ा है कि अगर अगले 4 महीने में मैं उसे ढूंढने के लिए उसके पास नहीं जाता तो फिर उसके बारे में भूल जाऊं। वो फिर कभी भी मुझे नहीं देखेगी। तो तभी फिर मैं अपनी सेक्रेटरी को कहता हूँ कि तुम उसे रिप्लाई कर दो कि मैं अपनी लाइफ में उसकी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखूंगा। तो मेरी सेक्रेटरी ये सुनते ही परेशान हो जाती है और कहती है कि मिस्टर जियांग, क्या सच में अपनी एक्स वाइफ को आप यही मैसेज सेंड करेंगे? आप थोड़ा सा हार्टलेस नहीं हो रहे हैं? मैं आपसे कहता हूँ कि क्या हार्टलेस, तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, उसे जल्दी से रिप्लाई करो। अगर तुमने उसे रिप्लाई न किया तो फिर तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगी और रिप्लाई करने के बाद उसे ब्लॉक कर देना। वो अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहती थी, तो इसलिए जल्दी से जाकर रिप्लाई कर देती है। और इन 4 महीनों में वो टॉप कंपनीज में अप्लाई करती है, कहीं तो उसे जॉब मिल जाए, लेकिन सभी कंपनीज उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके पास जो भी थोड़े बहुत से पैसे होते थे तो डैड उससे छीन लेते थे। उसके पास अब सिर्फ क्रोकोडाइल बैग बचा हुआ था, वो भी उसके डैड उससे छीन लेते हैं। अब ये सब कुछ देखने की वजह से वो इमोशनल हो गई थी। उसे अब याद आने लग जाता है कि इन दिनों जो उसकी प्रोटेक्शन करता था वो जियांग था। जी भी अब मेरे पर गुस्सा करने लग जाता है। मैं महीने का 2000 से ही कमा पाती थी और तिंग शुई के लिए ये पैसे बहुत कम थे। इन पैसों से वो घर का खर्चा नहीं चला सकती थी। उसे अब जियांग के साथ गुजारा हुआ वक्त याद आ रहा था और वो यही सोचती है कि अगर वो दोबारा उसके पास जाएगी, माफ़ी मांगेगी, तो शायद वो उसे माफ़ कर दे और इसके बाद ही उसकी लाइफ दोबारा से सेट हो सकती है। तो वो फिर जियांग के बारे में और पता लगाती है, तो उसे पता चलता है कि वो एक बिलियनर बन चुका है। उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो भी बिलियंस डॉलर्स की हो गई है। उसे लगा था कि वो जब मैसेज करेगी कि 4 महीने में वो उससे मिलने के लिए आए, तो उसे लगा था कि वो शायद दोबारा उसके पास लौट कर आ जाए। लेकिन तभी ही जियांग की सेक्रेटरी उसे कॉल करके बता देती है कि तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। उसने तुमसे बात करने से साफ मना कर दिया है, तो उसके बारे में तुम्हारे ज़हन में जो भी ख्याल हैं तुम उन्हें भूल जाओ। तो ये सब सुनते ही वो इमोशनल हो जाती है और कहती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, वो भला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और जैसे ही जियांग ऑफिस जाने वाला था तो ये भी उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे से दोबारा शादी करना चाहती हूँ। तुम अब मेरे से शादी करने के लायक बन चुके हो, तुम अमीर हो चुके हो। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे पास ये दोबारा मौका नहीं आएगा। तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो सारे मुझे जल्दी से ट्रांसफ़र कर दो, वरना फिर तुम मेरे बारे में भूल जाओ। तो मुझे भी गुस्सा आ गया था और जियांग फिर उससे कहता है, मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि हमारा डिवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हें कोई और चांस देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने तुमसे कब से कहा है कि हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है और तुम मुझसे शादी करने के बारे में बात कर रही हो और तुम चाहती हो कि मैं सारे पैसे तुम्हें ट्रांसफर कर दूं। क्या तुम पागल हो चुकी हो? तुम यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। तो तिंग शुई पीछे से गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है जियांग, तुमने जो कुछ भी कहा है उसे वापस ले लो, वरना फिर तुम मुझे खो दोगे।
तो मैं भी आगे से मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने तो कहा है कि मैं बिलियंस डॉलर का मालिक बन गया हूँ, तो भला तुम जैसी वर्थलेस लड़की के साथ रहने में मेरी क्या भलाई होगी? लगता है कि तुम कोई ड्रीम देख रही हो, वो भी दिन दहाड़े। तुम जीना चाहो मरना चाहो मेरी बला से मुझे क्या, लेकिन हाँ मेरी कंपनी के सामने मत मरना, इससे मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू गिर सकती है। टिंगचू ये सुनते ही रोने लग जाती है और कहती है कि तुम इतने कोल्ड ब्लडेड पर्सन कैसे हो गए? तुम्हें मेरी अब कोई परवाह नहीं रही? तुम्हें मेरे प्यार की कोई कदर नहीं है? मैं भी फिर तुम्हें कर्ज करती हूँ कि तुम कभी भी अपनी ज़िंदगी में असली प्यार को ना पा पाओ। मैं तुम्हें एक दफ़ा फिर से चांस दे रही हूँ, सारे पैसे मुझे ट्रांसफ़र कर दो, वरना फिर कभी भी मुझे नहीं देख पाओगे। इतने में एक सिक्योरिटी वाला बंदा आकर तिंग शुई को पकड़ लेता है। हम उसके बाद से मेरा बिजनेस भी सही से फलता फूलता है और अब मैं हंड्रेड ऑफ बिलियंस डॉलर का मालिक बन गया था। मैं बहुत ज़्यादा अमीर था, ये मेरी सेकंड शादी थी, तो वो फैमिली शादी के लिए तैयार हो गई थी। हमारी शादी के चर्चे हर कहीं फैले हुए थे क्योंकि ये 2 बिलियनर्स की शादी थी और तभी फिर मुझे तिंग शुई के बारे में भी पता चलता है। वो अपने रिलेशनशिप जो कि उसके ज़ी के साथ था, उसे जाकर स्कूल में सभी लोगों के सामने बता देती है। तो इससे ज़ी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था कि वो तिंग शुई को स्टैप करने की कोशिश करता है और इसलिए उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया था। उसे तो उसके कर्मों की सज़ा मिल गई थी। बात रही तिंग शुई की, तो वो हॉस्पिटल में बैठी थी तो उसके डैड उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि उसकी शादी अब एक बुड्ढे के साथ होने वाली है, वो भी 2 लाख डॉलर के बदले में। तो इससे मेरे ऊपर जो कर्ज़ है, तुम्हारे भाई के ऊपर जो कर्ज़ है, वो ख़त्म हो सकता है। तो वो इस शादी नहीं करना चाहती थी, इमोशनल थी। तो उसके डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास एक अच्छा हस्बैंड था, तुमने उस हस्बैंड को खो दिया। तो तिंगशु ये सुनते ही रोते हुए कहती है कि जियांग मैं गलत थी। मेरी शादी वाले दिन बहुत से लोग आए हुए थे, सभी अमीर थे और मुझे कांग्रेचुलेशंस कह रहे थे कि तिंग शुई भी आ जाती है और वो इसके पाँव पड़ी हुई थी और रोते हुए यही कह रही थी कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं जानती थी कि तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया, हर महीने 2 मिलियन जुआन तुम मुझे देते थे। तुम बस मुझे एक और चांस दे दो, एक वेल्दी वाइफ का चांस। तो इस पर मैं सिक्योरिटी वालों को बुला लेता हूँ और कहता हूँ कि तुम किन चांस की बात कर रही हो? यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तिंग शुई चिल्लाती रहती है कि एक और चांस दे दो, लेकिन मैं भी उसे चांस देने के लिए तैयार नहीं था। तो उसके बाद से मेरी नेट वर्थ स्काई रॉकेट हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा था। अब मेरे पास एक खूबसूरत सी वाइफ़ आ चुकी थी। मेरे पास बहुत पैसे थे। फ्यूचर में हम दोनों बच्चे पैदा करेंगे और हमेशा मैं खुश रहूँगा। और तिंग शुई के बारे में मुझे यही पता चला था कि उसके डैड उसे विलेज में ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। जहाँ से वो आई थी, वहीं रह रही थी। और जैसा कि ज़िंदगी ने एक और मुझे चांस दिया था, मैं भी इस चांस को लूज़ नहीं करना चाहता था। मेरे ख़्याल में रीबर्थ का यही मतलब होता है।